Hello students, good evening, welcome back to my channel. Okay, if you are new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe. Are you preparing for the SETNET or the TGT PGT examination? So this platform for you, all your students, those are preparing for the English literature. So paper number 2 English literature. These are the questions जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दिसंबर एग्जाम के क्वेश्चंस है. So some questions I picked from the previous question papers directly. So let's see in today's video the first question on my screen. Okay. और ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं, कुछ टर्म्स, कुछ मूवमेंट्स लिटरेचर के, सो प्लीज कमेंट में आप बोलो. उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा. ओके, स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल वीडियोज आर मेनली जो ये PYQs है वो सेट एग्जाम के ही है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम के. चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इग्नोरिंग लिटरेचर्स रेफरेंशियल फंक्शन, लिटरेचर के रेफरेंशियल फंक्शन को इग्नोर करके द वे इट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड वी लिव इन एंड गिविंग ऑटोनॉमस स्टेटस टू लिटरेचर इज द प्रैक्टिस ऑफ. तो ऐसा कौन करता था, कौन सा मूवमेंट था वो? मार्क्सिस्ट मूवमेंट, फेनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, formalistic criticism and new historicism. So what is the correct answer? तो correct answer हमारा हो जाएगा Marxist criticism, या second phenomenological, या formalist, या new historicism. तो हमारा correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा correct होता है यहाँ पे. ओके, तो देख लेते हैं हम इसका आंसर भी. Okay, ignoring literature referential function, it is given by the formalist criticism. क्योंकि formalist criticism, they are always with the autonomous word reflection status to the literature practice. The next question, which of the following is not influenced by Freud's psychology? The psychoanalytic criticism, surrealism, new criticism, stream of consciousness school. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे भी हमारा सी था, ये भी हमारा सी. न्यू क्रिटिसिज्म जो है सिगमंड फ्राइड के साइकोलॉजिकल टर्म था, उससे इन्फ्लुएंस नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गलिवर्स ट्रेवल्स इज, गलिवर ट्रेवल्स, इट्स अ इजी क्वेश्चन. सो ये सटारिकल नॉवल था, ग्लैमरस चिल्ड्रन एडवेंचर स्टोरी था, पंजेंट क्रिटिक ऑफ द सटायर ऑफ ह्यूमैनिटी. सो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, prove it is nature to advantage dress, what of that thought that never so well expressed, identify the poet and these lines. No doubt these are the lines from the William Shakespeare और जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन. तो ये शेक्सपियर की लाइन्स है. देन अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन क्रिटिसिज्म डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ. तो वो कौन से मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं? अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी स्कूल ऑफ पोएट्री की, 18th सेंचुरी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म की, 18th सेंचुरी स्कूल ऑफ ड्रामा की, या 18th सेंचुरी स्कूल ऑफ प्रोज की. तो अलेक्जेंडर बात करते हैं 18th सेंचुरी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. देख लेते हैं सेकेंड हमारा न्यू क्रिटिसिज्म था. गलिवर ट्रैवल्स एक ग्लैमरस चिल्ड्रन एडवेंचर स्टोरी है. एंड ये मेरे से गलती हो गई, मैंने बोला ट्रू विच इज द नेचर टू एडवेंचर एडवांटेज ड्रेस व्हाट इज दैट. ये था हमारा अलेक्जेंडर पोप का कोटेशन. आई थॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का ये लाइन था. इट्स अ जंप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ओके गाइज, ये हमारे कुछ whose name is associated with the spectator. स्पेक्टेटर के साथ दो नाम आते हैं, एक जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील, जिनका टैटलर मिसलेनेसी ये भी वर्क था. और उनके कुछ जो हम देखते जर्नल्स भी पब्लिश होते थे, दोनों ने टुगेदर जर्नल्स भी पब्लिश कराया था, मिसलेनेस, टैटलर्स मिसलेनिस. ओके गाइस, सो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोसेफ एडिसन. Then in his renowned elegy written in a country churchyard, Thomas Gray
pays tribute to, जैसे बहुत सारी एलिजीज है, तो थॉमस ग्रे ने किसे ट्रिब्यूट किया है? द कॉमन विलेजर्स ऑफ इंग्लैंड. सी इज अगेन करेक्ट हियर. नेक्स्ट, in this renowned next question, Goldsmith played the good natured man is. Goldsmith की जो प्ले है गुड नेचर मैन, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, कॉमेडी ऑफ मैनर से, या सेंटिमेंटल कॉमेडी है, या एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है? तो हम देखते हैं यहाँ पे ये एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ जेन ऑस्टिन आइडेंटिफाई वन हु स्टैंड्स आउट एज अ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अगर हम डिफरेंट कैरेक्टर देखें जेन ऑस्टिन के, तो इसमें से अलग है एडमंड बर्टन का कैरेक्टर. फ्रैंक चर्चिल, विकहैम एंड विलोगली एंड एडमंड बर्टन, ये ऑप्शन थे और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एडमंड बर्टन जो है नॉन फ्रैंक चर्चिल, विकहैम एंड विलोगबाई आर ऑफन सीन एज द करिज्मेटिक एंड डिसेप्टिव और अदर मैन फिगर्स, वाइल द एडमंड, ये जो कैरेक्टर है प्रोटोगनिस्ट है, मैन्सफील्ड पार्क का ये फिगर है, या मैन्सफील्ड पार्क ये जो नॉवल है जॉन ऑस्टिन का, उसमें का ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर उनसे डिफरेंट है. ओके, आगे के तो ऑप्शन हमने देख ही लिए इधर, विलियम ब्लेक, वुदरिंग हाइट्स. ओके, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं. Who wrote the following lines? To see a world in a grain of sand and a heaven in wind floor, hold infinity in the palm of your hand. So who is the writer? जैसे हमने अभी देखे थे, विलियम ब्लेक. और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द नॉवल विच हैज मल्टीपल नरेटर्स. मल्टीपल नरेटर्स जो है वो कौन से नॉवल में है? तो यहाँ पे हमने वुदरिंग हाइट्स में बहुत सारे नरेटर्स हमें देखने को मिलते हैं. तो आधा जो नॉवल का पार्ट है, नेली नाम का कैरेक्टर जो है मेड है, वो नरेट करती है, और बचा हुआ पार्ट कैथरीन और दो और लोग इसको नरेट करते हैं. इलेबोरेटली देख लेते हैं हम इसे. जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील आर फाउंडर एंड प्राइमरी राइटर ऑफ स्पेक्टेटर. जैसे मैंने बताया, इन दोनों ने मिलकर एक जर्नल पब्लिश करते थे वो लोग 1711 टू 1712 में. कौन थे दोनों? जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील. देन हमने क्वेश्चन देखा था एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड. थॉमस ग्रे का पोएम है, ट्रिब्यूट करता है रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट ऑनरिंग द ऑर्डिनरी रूरल विलेजर्स रादर देन द फेमस वेल्दी पीपल. तो कॉमन विलेजर्स के लिए एलिजी ट्रिब्यूट करती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था ये वाला गोल्डस्मिथ के प्ले के बारे में, उसको डिटेल में. ऑलिवर गोल्डस्मिथ रोट द गुड नेचर मैन टू सटायर एंड काउंटर द ट्रेंड ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी, वीपिंग कॉमेडी, ओके, रोने वाली, एमिंग टू ब्रिंग विट एंड लाफ्टर बैक टू द स्टेज. तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ का ये द गुड नेचर मैन सटायरिकल वर्क था, और ये क्या था? एक सेंटिमेंटल कॉमेडी था. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तीन कैरेक्टर में से जेन ऑस्टिन के अलग कैरेक्टर बताना. तो फ्रैंक चर्चिल, विकहैम एंड विलिक बॉय आर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिन चार्मिंग एंड प्रॉब्लमेटिक डिपेक्टिव मेल कैरेक्टर. और एडमंड बर्ट्रैम इज अ क्लर्जीमैन एंड हीरो इन मैन्सफील्ड पार्क. बाकी के करिज्मेटिक चार्मिंग ऐसे हीरोज है, और एडमंड बर्ट्रैम जो है वो मैन्सफील्ड पार्क का एक क्लर्जीमैन है. नेक्स्ट, दीज आर दी, ये जो ओपनिंग लाइन दी थी वो थी विलियम ब्लेक आर्ग्यूज ऑफ इनोसेंस में. एंड वुदरिंग हाइट्स फीचर नेस्टेड नरेटिव स्ट्रक्चर विद प्राइमरी नरेटर. पहले जो मैंने बताया कि लॉकवुड पहला नरेटर था, कुछ पार्ट नेली बताती है, नेली डिन, एंड हु इन टर्न रिलेज द स्टोरीज ऑफ द अदर कैरेक्टर्स. इस तरह से मल्टीपल नरेटर जो है वुदरिंग हाइट्स में देखने को मिलते हैं. गाइज, इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, देन don't forget to hit the bell icon for the new upcoming videos or the good questions for the practice. Generally, if you are searching for the English literature, there are multiple kind of the videos, but particularly अगर आप सेट एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो उस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलते हैं. नेट में तो अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका तो लेवल ही एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस हो गया. बट सेट में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. स्पेशली हार्ड का लेवल एज कंपेयर टू नेट के थोड़ा लो रहेगा यहाँ पे. ऐसा नहीं कि नॉलेजेबल नहीं है, आपको यहाँ भी पढ़ना है, आप बहुत सारा पढ़ना है, बट एज कंपेयर टू नेट उतना लेंदी पेपर हमारा नहीं होता है. बट
डीपली नॉलेज आपको लिटरेचर की कितनी है ये जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं नेट से भी हार्ड आ जाते हैं, सो शुड प्रिपेयर फॉर इट। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द लिटरेरी टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने शायद कुछ 2-3 वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीटेड लिया है, बट अगेन एंड अगेन इसको पूछा गया। तो ये किसका टर्म है? तो निगेटिव कैपेबिलिटी गिवन बाय द किड्स। Identify the critical work which is the form of dialogue. Dryden's An Essay of Dramatic Poesy, Dr. Johnson's Lives of the English Poets, and Biographia Literaria by the Coleridge, and Pope's Essay on Criticism. ठीक है, देख लेते हैं हम all. निगेटिव कैपेबिलिटी ये किड्स ने दिया था, किड्स क्वाइन द टर्म, किड्स ने ये टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी 1817 में क्वाइन किया था। डिस्क्राइब द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी विदाउट इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल वर्क विच इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जो अभी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये टर्म क्वाइन किया था निगेटिव कैपेबिलिटी का किड्स ने 1817 में। देन ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये जो है ये वर्क डायलॉग्स के फॉर्म में आता है। द एसे इज अ डिबेट, क्योंकि इस एसे में डिबेट बताया गया है। 4 कैरेक्टर्स है, एक है क्राइटस, एक है यूजिनियस, लिसिडेंस एंड निएंडर। निएंडर तो खुद ड्राइडन ही है। रुबाई इज अ स्टैंजा ऑफ इट। ओके, रुबाई में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, रुबाई इज द स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। रुबाई इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। रुबाई कितने लाइंस की होती है? 4 लाइंस का स्टैंजा होता है। द सिक रोज इज अ पोएम बाय, सिक रोज पोएम किसका था? वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, कोलरिज या किट्स। देख लेते हैं हम। तो ये जो ब्लेक का पोएम है, इट इज अ फेमस पोएम फ्रॉम विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसमें से लिया गया है? तो ये पोएम लिया गया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन से। हु हैज लाइक डिवाइन मॉडल टू ब्राउनिंग हिज अर्ली ईयर्स। तो विलियम ब्लेक के पोएम का ये पोएम है द सिक रोज कलेक्शन से, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। हु वाज लाइक अ डिवाइन मॉडल टू ब्राउनिंग इन हिज अर्ली ईयर्स, जैसे मैंने अभी पढ़ा। तो ब्राउनिंग शेले, Browning frequently referred to the P.B. Shelley as the sun trader in his early poetry. Okay. Next question था, which of the following is not the characteristics of Fitzgerald's poetry? Fitzgerald के poetry का कौन सा characteristics नहीं है? तो essentially pessimism, intellectualism, pathetic note और romanticism. तो अगर हम फिtzgerald की वर्क की बात करें तो विक्टोरियन राइटर इज रुबियत इज अ नॉन पेसिमिज्म, इंटेलेक्चुअल स्केप्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं, पैथेटिक नोट के लिए वो जाने जाते हैं रादर देन द टिपिकल फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था डी, दैट रोमांटिसिज्म। क्या था? रोमांटिसिज्म। तो विच वॉज द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो रोमांटिसिज्म के बारे में नहीं लिखते थे, तो पैथेटिक नोट के बारे में इस तरह का थीम रहता था, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड द इसेंशियल पेसिमिज्म। Next question 45. Robert Browning can be described best as a dramatic singer of love and life, an authentic voice of drama, a lover of drama and life, a singer of dramatic love and life. देख लेते हैं हम आंसर। Robert Browning is celebrated as a dramatic singer of love and life, largely due to his innovative use of dramatic monologue to explore the nature, passion and psychology. Okay. Next question. Identify the poet who wrote the line, the sea of faith was once too at the full and around earth, shore, lay like the fold of bright griddle flood. So ये जो लाइन है अर्थर ह्यू क्लॉ का है, ठीक है, उन्होंने लिखा है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने लिखा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है, टेनिसन ने। देख लेते हैं हम। These lines are taken from मैथ्यू आर्नोल्ड के डोर बीच इस वर्क से, और इसमें बहुत बार पूछा जाता है, which deal with the loss of religious faith in Victorian era. Okay guys, तो ये जो लाइन है, the sea of the faith was once too at the full and round earth shore, ये है डोर बीच, मैथ्यू आर्नोल्ड का वेरी वेरी फेमस पोम। इस पोम के लाइंस को पढ़ के जाओ, याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पोम पढ़ा था, उसमें ये लाइन थी। There is an
Next question, there is an indictment of orphanage and the London slum in Dickens. Dickens का कौन सा नॉवल है जिसमें लंदन स्लम या ऑर्फनेज दिखाई देता है हमें? A Tale of Two Cities, Oliver Twist और म्यूचुअल फ्रेंड और लिटिल डोरिट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑलिवर ट्विस्ट. ऑलिवर ट्विस्ट को शायद आपने पढ़ा होगा अपने बीए में वगैरह. चार्ल्स डिकेंस feature as severe indictment of the workhouse system, slum condition, Victorian London period का slum area, इन सब को हमें ऑलिवर ट्विस्ट में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. There is multiple interconnected plot are found in George Eliot's novel. So जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे प्लॉट, या सिलास मैरिनर में, मिडल मार्च में, द रेडिकल में, या मिलॉन द फ्लॉस में. सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा. देख लेते हैं. George Eliot's Middlemarch is renowned and complex interconnected plots, a study of provincial life हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द ऑथर हु डज नॉट बिलोंग टू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. अभी वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पे रिलेटेड है, जेम्स जॉयस भी रिलेटेड है. देखना हमें दो लोगों के बीच है, मार्शल प्रोस्ट और E.M. फॉस्टर. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और मार्शल प्रोस्ट. ये सब जो है किससे रिलेटेड है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से. E.M. फॉस्टर उसमें नहीं है, वो ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टाइल में ही लिखते थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज एंटायरली इन प्रोज. कौन सा प्ले एंटायरली प्रोज में है? फैमिली रियूनियन, अ फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट, जस्टिस और ओनली जेलस ऑफ दैट एमर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस इज अ रियलिस्टिक प्ले रिटन एंटायरली इन प्रोज. तो जस्टिस हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस रियलिस्टिक प्ले है जो एंटायरली प्रोज में ऑफन फोकस ऑन सोशल क्रिटिक में लिखा गया था. तो इस तरह से कुछ मैंने जैसे 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में दे रखे हैं. अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो बेल आइकन को हिट करना और लाइक करना ना भूलें.